अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक राइट टू प्राइवेसी और कॉल रिकॉर्डिंग पे एक लैंडमार्क जजमेंट आई है, उसका डिस्कस इसमें करेंगे। बेसिकली इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्ड करता है और उसे एज एन एविडेंस कोर्ट में देता है तो ये राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच नहीं माना जाएगा। बेसिकली ये राइट टू फेयर ट्रायल है और राइट टू फेयर ट्रायल में आपके पास एविडेंस देने का पूरा का पूरा राइट है और उसको आप राइट टू प्राइवेसी के नाम पे रोक नहीं सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली देख लेते हैं इस केस का बैकग्राउंड क्या है और कौन से इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और इंडियन एविडेंस एक्ट है सेक्शन 122 क्या बोलता है इसके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो सेक्शन 122 से हम शुरुआत करते हैं। सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का बोलता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन हुई है तो उस किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हम उसको रख नहीं सकते, एज एन एविडेंस दे नहीं सकते। लेकिन अगर सपोज करो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन हुई है ड्यूरिंग द मैरिज, जब मैरिज उनकी एग्जिस्ट करती थी, और जब वो मैरिज किसी भी कंडीशन अगर उनके बीच में खुद के बीच में केस चल जाता है, सपोज करो हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चलती है या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की प्रोसीडिंग चलती है या फिर मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग चलती है, तो उस कंडीशन में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट में वो कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन हस्बैंड और वाइफ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर थी। लेकिन ये कम्युनिकेशन जो हुई है ड्यूरिंग द मैरिज, उसका तो हस्बैंड को ही पता है और वाइफ को ही पता है कि मैंने अपने हस्बैंड से कुछ बोला है, वाइफ बोलती है और हस्बैंड बोलता है मैंने अपनी वाइफ से कुछ बोला है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्ड कर ले तो क्या सेक्शन 122 अलाउ करता है उसको कॉल रिकॉर्डिंग को हम प्रोड्यूस कर सकें एज एन एविडेंस इन कोर्ट। तो इस पे ये केस था, क्योंकि और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट दो चीज़ का था, राइट टू प्राइवेसी विच हैज़ बिन गिवन इन आर्टिकल 21 डायरेक्टली, और ये जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस से प्रूव भी हो गया कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है। दूसरा केस है राइट ऑफ फेयर ट्रायल। अगर राइट टू प्राइवेसी वाइफ के पास है तो हस्बैंड के पास है राइट ऑफ फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल। तो फेयर ट्रायल की बात करें, फेयर ट्रायल जब होगा जब मेरे को अलाउ कर दिया जाएगा कि मेरे पास जितने भी एविडेंस हैं उनको मैं कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकूँ और मेरे को नेचुरल जस्टिस मिल सके। तो अगर हम बात करते हैं ऑडियल टर्म पार्टम की, जो राइट टू फेयर ट्रायल का एक पार्ट है, वो बोलता है कि आपके पास जितने भी एविडेंस है, जो भी एविडेंस है उसको आप कोर्ट में दे सकते हो और उसके बेस पे आप अपने लिए जस्टिस ले सकते हो कोर्ट से जाके। लेकिन इसमें वाइफ ने प्ली ले ली कि सर ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है इसको आप एविडेंस दे नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग की है और ये कॉल रिकॉर्डिंग राइट टू प्राइवेसी का एक ब्रीच है। अब राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है तो आप इनडायरेक्टली राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करके इस रिकॉर्डिंग को एज एन एविडेंस कोर्ट में ही दे सकते हैं। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस चीज़ को मान लिया कि हाँ भाई, कॉल रिकॉर्डिंग को आप हस्बैंड और वाइफ बेशक हो तो हस्बैंड इसको एज एन एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकते। अब ये मैटर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का एक पार्ट है, हम मानते हैं इसको, लेकिन राइट टू फेयर ट्रायल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो राइट, और इस कंडीशन में जो हस्बैंड का राइट टू फेयर ट्रायल है वो प्रिवेल कर जाएगा, और जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग की थी उस कॉल रिकॉर्डिंग को हम एडमिट कर लेंगे एज एन एविडेंस। इस चीज़ को अगर आपको ढंग से समझना है तो आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 जो बोलता है राइट टू रिमेन साइलेंट। राइट टू रिमेन साइलेंट क्या होता है कि राइट टू रिमेन साइलेंट इज माई फंडामेंटल राइट्स। कि अगर सपोज करो मेरे अगेंस्ट में एलिगेशन है कि मैंने कोई ऑफेंस कर दिया तो दिस इज नॉट माई ड्यूटी टू प्रूव दैट एविडेंस, दैट ऑफेंस, rather this is the duty of the prosecution to prove that accusation against me। तो मेरी मर्जी है, मैं अगर अपने अगेंस्ट में अगर सपोज करो मेरे को कोई मजबूर करता है कि मैं अपने अगेंस्ट में एविडेंस दूँ तो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 इसे बोलते हैं सेल्फ, इसे बोलते हैं राइट टू रिमेन साइलेंट। बेसिकली आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने अगेंस्ट में एविडेंस दो। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये भी कोई एब्सोल्यूट राइट तो है नहीं। दो तरह के राइट हैं, एक होते हैं दो तरह के एविडेंस होते हैं, एक होते हैं मेंटल एविडेंस, एक होता है फिजिकल एविडेंस। मेंटल एविडेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंटल एविडेंस वो होते हैं जो मेरे दिमाग में, मैं नहीं बताना चाह रहा कोर्ट, मेरी मर्जी, और ये आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 की प्रोटेक्शन भी मुझे मिली हुई है, मैं बताऊँ या ना बताऊँ। लेकिन फिजिकल एविडेंस जैसे बात करते हैं DNA प्रोफाइलिंग, हेयर सैंपल, आपके ब्लड सैंपल, वॉइस सैंपल, तो इसको आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ आपका राइट टू रिमेन साइलेंट है तो दूसरी तरफ राइट टू फेयर ट्रायल भी है। और जब हम एविडेंस की कैटेगराइजेशन करते हैं तो मेंटल एविडेंस के लिए आपको प्रोटेक्शन है कि आप यू मे रिमेन साइलेंट एंड इट इज़ नॉट
not your duty to prove any evidence against yourself. So this is the duty of the prosecution. They have to prove this evidence. तो आपके पास क्या राइट है, आप साइलेंट रह सकते हो आपको, लेकिन अगर फिजिकल एविडेंस है, डीएनए प्रोफाइलिंग, वॉइस सैंपल, ब्लड सैंपल, तो इसको आपको देना पड़ेगा कि राइट टू फेयर ट्रायल है। तो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया कि जो राइट टू फेयर ट्रायल है ना, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल किसका राइट है, हस्बैंड का। अगर हम हस्बैंड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो सीक्रेटली रिकॉर्डेड जो कॉल है उसको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस ना कर पाए कोर्ट में और जस्टिस ना ले पाए, तो उसका जो राइट टू फेयर ट्रायल है वो भी तो कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को बोल दिया कि दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, रादर अगर राइट टू फेयर ट्रायल की बात आएगी तो उस कंडीशन में राइट टू प्राइवेसी को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया। ठीक है, तो ये था बेसिकली। तो मैं इसके लिए फिर बता रहा हूँ आपको, सेक्शन 122 सब इंडियन एविडेंस एक्ट सबसे पहले ये पढ़ना, फिर आर्टिकल 21, फिर राइट टू फेयर ट्रायल पढ़ लेना, फिर आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 पढ़ना। और इसमें 2 जजमेंट है जो मैं आपको चाहता हूँ आप पढ़ें, अगर आपको समझना राइट टू रिमेन साइलेंट और फिजिकल एविडेंस, मेंटल एविडेंस। एक तो है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र और दूसरी जजमेंट है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 2 जजमेंट आप पढ़ लेना, आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आज के बाद जो सेक्शन 122 की जो रेस्ट्रिक्शन थी कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट में एविडेंस दे तो सकते हैं, लेकिन वो एविडेंस जो कन्वर्सेशन उनके बीच में हुई थी, रियल कन्वर्सेशन, लेकिन अगर सीक्रेटली कॉल रिकॉर्ड है तो उसको भी आप सेक्शन 122 से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो भी अलाउ हो जाएगी आज के बाद। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कॉल रिकॉर्डिंग है और उसे एज एन एविडेंस आप प्रयोग करना चाह रहे हो तो वो हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।